हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हम आज आपको उर्दू का 9th क्लास का मॉडल पेपर हल कराने जा रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे किस तरीके से आपका उर्दू का पेपर आता है, पेपर का क्या पैटर्न होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए जो आपका ये पेपर है, हम थोड़ा सा हाईलाइट करते जा रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं हम आपको। देखिए आपका ये मतलब बोर्ड से ही ये जो आपका लिया गया है, ये आपका बोर्ड से ही एक मॉडल पेपर आया हुआ है, इसीलिए हम आपको इसकी जो है पूरी वीडियो बनाते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आता है और आप किस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करिए और अपनी स्पीड जो है लिखने की और आपको तैयारी किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए जैसे कि आप ये है आपका नाम ही है इसका आदर्श प्रश्न पत्र उर्दू। ठीक है, ये बोर्ड से आपका लिया गया है और देखिए क्लास आपका 9th क्लास है और ये सत्र भी यानी कि आपका ईयर के लिए कौन सा है 2021-22। ठीक है, ये आप ही के लिए है, बिल्कुल लेटेस्ट ये आपका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए शुरुआत में ही आप देखिए बिल्कुल अच्छे से आप समझिए कि ये कह रहा है कि पूर्णांक आपका वो 70 नंबर का है। ठीक है, यानी 70 नंबर के आपके पूरे नंबर 70 नंबर के होंगे पूरा पेपर आपका। फिर ये क्या कह रहा है कि नोट ये आपका क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र 2 हिस्सों में होगा। ठीक है, यानी हिस्सा अव्वल करके और हिस्सा जो है आपका बे करके आएगा पेपर में। फिर देखिए किस तरीके से बनाया जा सकता है। आपका पहला हिस्सा जो रहेगा वो बहुविकल्पी, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पी होगा और वो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पूरे ये 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और फिर देखिए ये है आपका लिखित प्रश्न पत्र, ये आपका कितने नंबर का होगा, ये आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, यानी 20 और 50 मिल करके हो गए हमारे 70 और जो आपका पूरा पेपर होगा वो 70 नंबर में ही होगा आपका पूरा पेपर। ठीक है, और बचता है आपका 30 नंबर जो होता है वो आपको कॉलेज से दिया जाएगा। जब अपने कॉलेज में आपका टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जो तीनों टेस्ट होता है, तो वो 30 नंबर मिला करके वो आपका कॉलेज देता है 30 नंबर, और 30 और 70 मिला करके आपका 100 नंबर हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत गौर से देखिए, आपको इसमें आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये देखिए प्रश्नों के प्रकार, किस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं इसमें ये बताया गया है आपका। पहला देखिए आपका है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, दूसरा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है आपका दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये भी देखिए आगे बता रहा है कि आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो पूरे 20 नंबर के होगा, जैसे हमने आपको अभी ऊपर भी बताया कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 नंबर के होंगे। ठीक, फिर दूसरा जो आपका अति लघु उत्तरीय दिख रहा है उसके सामने आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का ये हो गया आपका। फिर उसके बाद चौथा जो दिख रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न की आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन से देंगे वो 5 नंबर के हैं, तो आपका 5 4 ज़ा 20 यहाँ पे हो गया, इसलिए आपका यहाँ पे कितने नंबर का है, यहाँ पे 6 नंबर का है 4 क्वेश्चन, तो 6 4 ज़ा 24 हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपका पूरा दिया हुआ है 26 और 20 24, ये टोटल मिला करके आपका हो गया 70 नंबर। टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल मिलाकर के आपका जो नंबर बना, क्वेश्चन बन गया इस तरीके से 70 नंबर का हुआ। यानी ये देखिए आपका पेपर पैटर्न है ये जो दिया हुआ है, बहुविकल्पी भी आएगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहा है वो, फिर आपका अति लघु उत्तरीय भी कर रहा है, फिर आपका लघु उत्तरीय कर रहा है, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय कर रहा है। आप जानते होंगे अति लघु उत्तरीय जो आप बहुविकल्पी होता है, जो ओनली आप जो है उसका एक वर्ड में, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आप एक जो है ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, वो आपको सही हो जाता है। आप सभी जानते ही अति लघु उत्तरीय होता है जो आपको छोटे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर देना होता है। लघु उत्तरीय उससे बड़ा होता है, आपके अति लघु से बड़ा थोड़ा आपको फिर लघु उत्तरीय होता है, फिर आपका दीर्घ ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है वो आपके पेपर का पैटर्न है। इस तरीके से इतने नंबरों का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका कभी कभी पता है आपको मॉडल पेपर से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं।
अगर आपके स्कूल के टीचर इस मतलब जो पैटर्न है, पैटर्नों को ध्यान रख करके जो हमारा मतलब शासन यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो सिलेबस को हमें देती है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके टीचर्स आपको बताते हैं तो इस तरीके से आपको इसमें पूरे क्वेश्चंस के इसी तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा जिस तरीके से ये दिख रहा है सारा। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, आज ये आपका एक मॉडल पेपर है। देखिए आप पहले देखिए आपका ये सवाल है, हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाएँ। ओके, दिखाते हैं हम आपको। देखिए आप बहुत अच्छे से देख पाएँ, इसलिए हम आपको क्लियरिटी करना चाह रहे हैं जी। ओके, मेरे ख्याल से दिखेगा अब जी। देखिए जैसे आपका है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगे। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव में शुरू करते हैं कि आपकी दरसी किताब का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा बार बार आपको ये देखिए, सबसे पहले मेरी ही वीडियो का सबसे पहला ही क्वेश्चन मिल गया। हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि आपकी जो किताब का नाम है वो उर्दू की नई किताब है। ये मेरे क्वेश्चन का हो गया। फिर देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, गालिब तखल्लुस किस शायर का है। ये जो गालिब तखल्लुस है वो किस शायर का है। ठीक है, गालिब तखल्लुस किस शायर का, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जब हमने आपको पढ़ाया था तो असदुल्ला खां गालिब की जो पूरी हालात ज़िंदगी मिर्ज़ा गालिब की देख लीजिएगा। मेरा जो यूट्यूब है, मेरा जो चैनल है उसमें देखिएगा, आप सर्च करिएगा कि असदुल्ला खां गालिब की हालात ज़िंदगी, आप देखिएगा तो आपको तुरंत ये आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो गालिब तखल्लुस किस शायर का है, तो ये असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम है, इसलिए इनका तखल्लुस भी हो गया। फिर देखिए वही क्वेश्चन गालिब से फिर आ रहा है। ठीक है, गालिब की वफ़ात किस सन में हुई, यानी गालिब की वफ़ात ये भी मैंने आपको पढ़ाया है 1869 में हुई थी। ठीक है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ दवा ने काम किया, कुछ दवा ने ना काम किया। ये जो है आपका शेर किसका है, तो ये शेर प्यारे बच्चों आपको जो हम आगे पढ़ाएंगे, आपकी जो है गज़ल आएगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो शेर है आपका ये मीर तकी मीर का है। ओके, फिर देखिए लास्ट में आप देखिए देव के बाग में अंजुमन आरा का किस मसनवी निगार का है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना किसका है, ये देखिए 9th में मैंने शुरू में पूरा आपको बताया है, ये मीर अम्मन का है। ठीक है, वली मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे, देखिए वली मोहम्मद मैंने आपको ये वली दक्कनी की भी हमने देखिए पूरा पेपर मैंने बच्चों आपको बहुत अच्छे से, इसलिए हम डिटेल में पढ़ाते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन मेरा ही पढ़ाया सब मिल रहा है। वली मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुजरात का ही पुराना नाम जो था वो दक्कन था, इसीलिए ये गुजरात हम इसमें लगाएंगे। रेल का सफ़र, ये देखिए मैंने भी पढ़ाया आपको रेल का सफ़र, शायद पढ़ाया याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाना ही था। रतन्ना सरसार की हालात ज़िंदगी मैंने पढ़ा दी थी और रेल का सफ़र उन्हीं का लिखा हुआ है, रतन्ना सरसार जी का। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन पे हम जाते हैं जी। ये देखिए देखिए, ख्वा काबे में मुझे ख्वा, मैं बुत खाने में इतना न समझूं मेरे यार कहीं देखा है। ये शेर किसका है, तो पता है आपका ये जो शेर है ये है आपका, मुझे पढ़ाना था इसके बाद आपको मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, इसको मुझे पढ़ाना था आपको, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को पढ़ाना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे आपकी को गज़ल एक पढ़ानी थी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शायद वो गज़ल है, लेकिन शायद नहीं कंफर्म है कि ये ख्वा काबे में मुझे ख्वा, बुत खाने में मैं इतना समझूं कि मेरे यार कहीं देखा। तो ये शेर आपका उनका है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है ये, कि वो सौदा जो आपके उर्दू में है आपके, लेकिन कहा जाता है कि सौदा जो है कसीदे के बादशाह हैं। सौदा से अच्छा सौदा कसीदे के बादशाह माने जाते हैं, ये उन्हीं का जो है ये शेर है। मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है, कि आपकी उर्दू की किताब का ही है। मीर हसन की जो एक इन्होंने मसनवी लिखी है, आपकी जो मसनवी मीर हसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हम यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें आपको बता रहे हैं सारी। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या होता है कि देखिए पूछता तो थोड़ा सा चाहे तो हम एक ही पॉइंट को, लेकिन हम आपको उसकी पूरी डिटेल यानी उसको डीप में ले जाते हैं ताकि उससे क्वेश्चन जो बन सके आप वो भी कैच कर सकें। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे है आपका मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है। देखिए जो मीर हसन की जो मसनवी है, उनकी जो मसनवी है उस मसनवी का नाम है सहरुल बयान।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीर हसन की जो मसनवी है उस मसनवी का नाम है सहरुल बयान, और वही मसनवी सहरुल बयान से आपका एक सबक लिया गया है जिसका नाम है बेनज़ीर का गायब होने पर मातम। ठीक है, यही जो है, लेकिन ये मसनवी सहरुल बयान से लिया गया जिसका नाम है बेनज़ीर का गायब होने पर मातम। ठीक है, फिर आगे देखिए आपका क्या है 10वें नंबर पे, रुबाई कितने मिसरों की होती है? तो रुबाई आपकी जो ये होती है ये 4 मिसरों की होती है। आप पढ़ेंगे आगे तो आपको 4 मिसरे ही मिलेंगे। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? तो ये भी आपको बहुत ईजी है कि मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे। किसके खुतूत को मुराशिला निगारी में बदल दिया गया? तो उर्दू में सबसे महारत, खुतूत निगारी में जो सबसे महारत रखते हैं, ऊंचा मुकाम रखते, बुलंद मुकाम रखते हैं, वो हैं हमारे गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिन्होंने उर्दू में बहुत महारत हासिल, खुतूत निगारी में बहुत महारत हासिल करी। इन्होंने क्या किया है, मुरासल खुतूत को मुरासला निगारी बना दिया है। हम आपको कभी फुर्सत से बताएंगे कि मुरासला या मुकालमा क्या होता है। ठीक है, मुरासला निगारी बना दिया। ओके, मुख्तसर इंसानों का बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लियरिटी नहीं हो रही कि अफसाने यहाँ पे दिया गया है कि इंसानों का बादशाह, तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों डाउट है, तो हम आपको कभी क्लियर करके ये बताते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर मुख्तसर इंसानों का जो बादशाह होगा, ये क्वेश्चन से कुछ डाउट है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुख्तसर अफसानों का बादशाह किसे कहा जाता है। इंसानों लिखा हुआ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अफसानों का, क्योंकि ये जो कृष्णचंद्र हैं, ये देखिए कृष्णचंद्र हैं, प्रेमचंद हैं, ये मंटू हैं, करातुलैन हैदर हैं, ये सारे जो बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पे आइए, किस अदीब को मुसव्विर गम कहा जाता है? तो आपके बिल्कुल राशिदुल खैरी को इनको मुसव्विर गम कहा जाता है। और इनको मुसव्विर गम इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने अपने जो कुछ भी तसानीफ इन्होंने लिखी है, उन्होंने उसमें जो औरतों के ऊपर जो उन पे जो हम आज के ज़माने में, तो बच्चों राशिदुल खैरी, इनका पूरा नाम भी है अल्लामा राशिदुल खैरों ने औरतों के ऊपर जो जुल्म और जो ज़्यादती की जाती है, ठीक है, जैसे उन्हें घर में किस तरीके से उनसे घर में पूरे काम काज करवाया जाता है, और अगर वो गरीब होती है तो उसको किस तरीके से उसे जो ताने मिलते हैं, मतलब औरतों के ऊपर जो भी जुल्म सितम होते हैं उसके दर्द को इन्होंने समझा है, बहुत अच्छे से इन्होंने समझा है, और अपनी तसानीफ में इसी दर्द को उन्होंने बयान किया है, इसीलिए इनको मुसव्विर गम कहा जाता है। ओके, तो आप आज से यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि अल्लामा राशिदुल खैरी ने औरतों के ऊपर हुए जुल्म को, उनके जुल्म सितम को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, उस दर्द को उन्होंने महसूस किया, और उसे अपनी तसानीफ में, यानी जो उन्होंने कुछ नावल अफसाने जो कुछ भी लिखे हैं उसमें इन्होंने अपने इन्हीं औरतों के गम को जो है तसव्वुर करके ही लिखा है, इसीलिए इनको जो है राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो बहस व तकरार किस अदीब का सबक है? ये को मैंने आपको शुरू में ही बताया है, सर सैयद अहमद खां का है। आब हयात किसकी तसानीफ़ है? तो आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसानीफ़ है। तस्बीह का अरकान बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, तस्बीह के जो अरकान होते हैं वो 4 होते हैं, और उसमें जो मुशब्बा होता है, यानी कि मुशब्बा आपका सबसे मेन अरकान होता है। ठीक है, अब आइए आप 18 पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी नज़्म है? तो आप सभी जानते हैं कि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है, जिसको तराना हिंदी कहा जाता है। फजली अली फजली कौन सी किताब उर्दू नस्र का अच्छा नमूना है? ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका ये सवाल दिख रहा है जो मैंने पूछा, फिर से इसको रिपीटेड करके बताते हैं आपको। फजल अली फजली की कौन सी किताब उर्दू नस्र का अच्छा नमूना है? देखिए फजल अली फजली की जो किताब है उर्दू नस्र का, वो आपकी करबल कथा है। ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया, जब शुरुआत ही मैंने वीडियो को करी थी तभी हमने फजल अली फजली का वो सबक शुरू किया था। हालांकि प्यारे बच्चों देखिए, वही जो आपकी ये किताब है ना, रोज़तुस्सोहदा, करबल कथा का ही नाम रोज़तुस्सोहदा है। ये एक लोगों की किताब थी जिनका नाम था मुल्ला हुसैन वाज कासफ़ी की, एक मशहूर किताब
बच्चों की ये फ़ारसी में थी और उसका तर्जुमा करके जो है फजली ने उसका तर्जुमा करके उसका नाम करबल कथा रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, लपे आती है दुआबन की तमन्ना मेरी। ये आप सभी जानते भी होंगे मेरे ख्याल से कि ये किसका है, ये इकबाल का है। ठीक है, ये जो है इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे हुआ, शुरू से हम बता रहे हैं ये पूरे ऑब्जेक्टिव भी आपके 20 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हुए। आप इसकी जो है प्यारे बच्चों आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे आपको आपके पेपर में ज़रूर मैच करेगा। ओके जी, फिर आप देखिए आपका ये बहुविकल्पी हो गया। अब आप देखिए आपका आता है लघुत्तरी प्रश्न आपका आता है, अति लघुत्तरी जो वेरी शॉर्ट में आपको आंसर लिखना होता है। करबल कथा किसकी तसनीफ़ है, तो हम ऊपर भी यहाँ पढ़ चुके हैं कि करबल कथा जो है आपकी फजली की तसनीफ़ है। ठीक है, फजली की तशरीफ़ है। और फोर्ट विलियम कॉलेज या किला कहाँ है, तो आप ये जानते हो ये आपका कलकत्ता में है। ठीक है, और मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, तो मिर्ज़ा गालिब की अभी देखिए आपने ऊपर ही पढ़ा है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 में हुई। ओके, फिर आप देखिए ये आपको वेरी शॉर्ट में इसके क्वेश्चन के आंसर जो आपको वेरी शॉर्ट में देने होते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन है। लघु उत्तरी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जो अति से थोड़े से बड़े में आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे कि आपका गालिब के खुतूत की खूबियाँ बताइए। फर्स्ट देखिए मैंने ऊपर भी आपको बताया, गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि प्यारे बच्चों गालिब ने मुरासले को मुकालिमा बना दिया है। मुरासिला चलिए हम आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं। देखिए मुरासिला क्या होता है, मुरासिला आपका होता है ख़त लिखने का तरीका। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट है। मतलब गालिब की जब आप नस्र में पढ़ोगे, नस्र का ये पूरी हम आपको एक ही लफ्ज़ में पूरी समरी आपको बता दे रहे हैं कि गालिब ने मुरासले को मुकालिमा बना दिया। यानी गालिब ने मुरासले यानी ख़त लिखने के तरीक़ों को मुकालिमा यानी बातचीत करने का ज़रिया बना दिया है। कहने का मतलब ये कि गालिब इस तरीके से ख़त लिखते जैसे लगता है कि वो ख़त नहीं आया हो, बल्कि वो इंसान जिसके नाम उन्होंने ख़त लिखा वो खुद सामने आ गया हो और गालिब उससे बात कर रहे हैं। इन्होंने समझ लीजिए एक नई तर्ज की बिनाई इसमें डाली है। गालिब ने उर्दू खुतूत निगारी में एक नई तर्ज की बुनियाद डाली है। ख़त लिखने के तरीके को यानी मुरासले को इन्होंने मुकालिमा बना दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपका नंबर भी बहुत अच्छे मिलेगी इस तरीके से अगर आप लिखेंगे। तो गज़ल पर मुख्तसर नोट लिखिए, हाल की तारीफ़ करिए और नमूने के तौर पर एक रुबाई लिखिए। ठीक है, ये गज़ल मैंने आपको पढ़ाई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में गज़ल की तारीफ़ देखिए वही है। मेरा मतलब प्यारे बच्चों देखिए आप देख रहे होंगे कि मेरे जो जितनी भी मेरी वीडियो सारी वीडियो को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सारे के आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया कि रुबाई की तारीफ़ करिए और नमूने के तौर पर एक रुबाई लिखिए। देखिए आपकी जो किताब है 9th की ना, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आपको रुबाई वाला नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये रुबाई की तारीफ़ बस इतना हम बता दे रहे हैं कि जो रुबाई है आपकी हम आगे पढ़ाएंगे अगर इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमारा कंटिन्यू वीडियो चल रहा है तो वैसे इंशाल्लाह हम आपको आगे पढ़ाएंगे भी। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पे जो आपकी रुबाई है, रुबाई की तारीफ़ करिए और नमूने के तौर पर एक रुबाई भी लिखिए। नमूने के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक रुबाई भी लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है कि रुबाई की तारीफ़ हम ये बता दें यहाँ पर आपको कि जो रुबाई होती है वो 4 मिसरों की नज़्म होती है। ठीक है, 4 मिसरों की ये नज़्म होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला और दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, इसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, तीसरा मिसरा भी इसी काफ़िए में हो तो कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, रुबाई के पहले शेर को मतला नहीं कहते बल्कि ये कहा जाता है कि हम काफ़िया होने की बिना पर रुबाई के पहले 2 मिसरे और मुरस्सा होते हैं। रुबाई में आमतौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसका चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर हो, इसका भी ख्याल रखते हैं कि पहले दोनों मिसरों में जो बात कही गई है। ओके, इस तरीके से तो हम आपको बहुत अच्छे से जब रुबाई पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। लेकिन इतना जानिए कि रुबाई 4 मिसरों वाली एक नज़्म होती है, यानी कि एक नज़्म होती है, यानी 4 मिसरों वाली आपकी एक नज़्म होती है। और आगे जो है और एक जो नमूना दिया गया है आपकी बुक में, आप देखेंगे कि मीर तकी मीर की रुबाई दी गई है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की रुबाई दी गई है। ओके, तो आप इस तरीके से आप लघु उत्तरी में ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए आपका 7वां क्वेश्चन से क्या कह रहा है, दिल नादा तुझे हुआ कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, यानी ये शेर किसका है, तो ये शेर आपका मशहूर शायर हैं आपके मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ये शेर है। ओके, तो देखिए आपका ये कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे आपका
फिर आपका यहाँ पे आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हम थोड़ा सा हाइलाइटर लेते हैं ताकि आपको बताने में आराम रहे। फिर देखिए आपका यहाँ पे आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसको उर्दू में कहते हैं मुख्तसर तफसीली सवालात। ओके, तो ये क्या कह रहा है आपका, मुंदरजा ज़िल मतलब अपनी आसान ज़बान में लिखिए और उसका सियाक़ो सबाक भी लिखिए। ये प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। हम हमेशा बताते हैं कि जो तशरीह करना, हम इस तरीके से स्टोरी एक एक क्यों बताते हैं आपको एक एक सबक का, ताकि आप तशरीह कर सकें, आप सबक को बहुत अच्छे से समझ सकें और सियाक़ो सबाक आप लिख सकें। ओके, तो ये देखिए आपका तशरीह देखिए क्या है, तुम्हारा खत पहुंचा कर दो अबस, मेरा मकान डाक खाने घर के करीब और डाक मुंशी मेरा दोस्त है, ना उर्फ लिखने की हाजत ना मोहल्ले की हाजत, बेसवास खत भेज दिया कीजिए और जवाब लिया कीजिए। यहाँ का हाल सब तरह अनूब है और सेहत मरगूब है, इस वक्त मेहमान ना हो। देखियो क्या होता है, करके दोनों मेरे साथ आए हैं, करके दोनों में से उस वक्त उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। देखिए ये जो आपका लिया गया है, बार बार खत की बात हो रही है और हमने आपको ऊपर यही बताया है कि उर्दू में आपके सबसे अच्छा जिन्होंने खत लिखा है वो गालिब ने लिखा है। ओके, वो गालिब ने लिखा है। हमने खत की गालिब की तारीफ़ भी करी है ऊपर और मेन पॉइंट भी बताया है कि गालिब के खत की खुसूसियात क्या है। यानी जो ये आपका सबक दिया है ये खतूत गालिब से दिया गया है, जिसके लिखने वाले कौन है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इस तरीके से आप इंग्लिश में आप रेफरेंस डालते हो, आप कॉन्टेक्स्ट डालते हो, आप हिंट्स डालते हो। सबसे पहले आपने हिंट्स डाला, फिर आपने रेफरेंस डाला, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट डाला, फिर आपने हवाला डाला, है ना। इस तरीके से आप लिखते हो। तो उसी तरीके से आप उर्दू में आप लिखिए। सबसे पहले आप इशारा लिखिए, इशारा के बाद फिर आप सियाक़ो सबाक लिखिए, फिर आप अगर आपको हवाला बहुत अच्छे से आता है तो आप हवाला भी लिखिए, फिर उसके बाद जो हवाले के बाद आप तशरीह लिखिए, तशरीह यानी कि आप मतलब लिखिए। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है तो आपको तशरीह का जो लिखेंगे आप सियाक़ो सबाक लिखेंगे कि आपको इसमें जो नंबर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सियाक़ो सबाक पे ही अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आपने सियाक़ो सबाक यानी कि कॉन्टेक्स्ट आपने अच्छे से लिखे हैं, रेफरेंस आपने बहुत अच्छे से लिखे, तो यकीन मानिए आपका नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मुंदरजा ज़ैल, अब देखिए क्या मुंदरजा ज़ैल अनवानात, यानी अनवानात ये आपका टॉपिक दिया है। अनवानात बच्चों आपका उर्दू में जो होता है वो आपका टॉपिक होता है। मुंदरजा ज़ैल में से किसी एक पर अपनी ज़बान में मजमून लिखिए। अब ये कह रहा है कि आपको अपनी ज़बान में मजमून यानी कि एस्से लिखना है। ओके, तो एस्से का इन्होंने टॉपिक दे रखा है आपका रेल का सफ़र, सफाई, निस्फ ईमान है। देखिए फिर है किसी सियासी रहनुमा की ज़िंदगी जो हमें पसंद हो, ईद की खुशियाँ, ये सभी के पास ईद की खुशियाँ होती हैं, साइंस की बरकतें। ठीक है, तो ये आपका देखिए रेल का सफ़र आपने देखा ही है कि रेल का सफ़र आपने जैसे जैसे आपने महसूस किया हो आपको वैसे रेल का सफ़र लिखना है। सफाई, निस्फ ईमान, निस्फ का मतलब होता है आधा। अब देखिए कैसे आपको क्लियरिटी यहाँ पे कर दी। देखिए जब आप अरबी पढ़ते हो ना तो उसमें आपका आता नहीं रोबा आता है, निस्फ होता है। तो निस्फ आपका क्या होता है, जब पारी आपकी आधी हो जाती तो ये आपका निस्फ कहलाता है। यानी सफाई जो है वो हमारा आधा ईमान है। तो रियलिटी बात है, जहाँ सफाई होती है वहाँ हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि सफाई से घर में बरकत आती है, अपने यहाँ भी कहा जाता है। और सफाई रखना साइंस के तौर पे भी हाइजीनिक लाइफ जीना तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी पे आपका टॉपिक दे सफाई निस्फ ईमान है। किसी सियासी वो रहनुमा की ज़िंदगी जो हमें पसंद हो, यानी कि आपके एक जो हमारे महान लोग नहीं होते जिनको कहते हैं ग्रेट लोग सियासी जो हमारे राजनीतिक होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आपके राजनीतिक में जिन्होंने देश को अपने मुल्कों को आज़ाद कराया है, आज़ादी दिलाई है ना। उनकी जो ज़िंदगी अगर आप पसंद करते हो तो किसकी ज़िंदगी पसंद करते हो आपको उसको लिखना है। फिर ईद की खुशियाँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इस पर आप मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आपके साइंस की बरकतें यानी साइंस ने कैसे कैसे ईजाद किया, क्या क्या इन्वेंशन साइंस कर डाली है। देखिए प्यारे बच्चों, आज जो कुछ भी चल रहा है वो साइंस की वजह से ही चल रहा है। आप इस पर भी अच्छे से लिख सकते हैं मजमून आपका। ओके, फिर है आपका लास्ट का जो क्वेश्चन है वो गैर दरसी इक्तिबास का। ये देखिए गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, खुलासा वो होता है आपका समरी, यानी बहुत अच्छे से आप इसको समझ करके। गैर दरसी मतलब जो होता है जो बिना पढ़ी हुई किताब के आया है। जो सारी हमने स्टोरी बताई ये तो मान लीजिए स्टोरी आपकी किताब से ली गई, लेकिन ये जो दिख रहा है ये आपकी बिना पढ़ी हुई किताब से, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अनसीन पैसेज, जो आपका आता है इंग्लिश में ना, वही अनसीन पैसेज वही आपका कहलाता है गैर दरसी किताब का खुलासा लिखिए। ओके, तो इस तरीके से दिया गया है। आप इसका खुलासा अपनी ज़बान में बिल्कुल मुख्तसर लेकिन बिल्कुल अच्छे अल्फाज के साथ, मुख्तसर अल्फाज के साथ जो आपका सही हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, तो लास्ट में जो आपका सवाल है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए जो 11 नंबर का आपका सवाल है, ये देखिए सवाल है आपका, ये है आपको मुंतज़र झेल अदीब। अदीब जो आपका मुसन्निफ़ होता है और शायर में से किसी एक की हालात ज़िंदगी के हालात और अदबी खूबियाँ प्यारे बच्चों ज़रूर पूछता है। अदबी खूबियाँ इसलिए पूछता है क्योंकि जो है उन्होंने अदब में, यानी उर्दू अदब में उन्होंने क्या क्या तसानीफ़ लिखी हैं, क्या क्या काम किया अदब में, वही आपका अदबी खूबियाँ कहलाता है। और रही हालात ज़िंदगी की बात तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं, जैसे आपको हमने मीर अमन की हालात ज़िंदगी बताया है, फिर है मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी भी मैंने बताई है प्यारे बच्चों। सर सैयद अहमद खां की भी मैंने हालात ज़िंदगी बताई है, लेकिन मैंने मीर तकी मीर की अभी हालात ज़िंदगी नहीं बताई, लेकिन वक्त मिलेगा तो वो भी बताएंगे मीर तकी मीर की। फिर है आपका लास्ट है मीर हसन या दया शंकर नसीम की मसनवी पर तफसील लिखिए। ये आपका पढ़ाया हुआ नहीं, लेकिन यही है कि मीर हसन की जो मसनवी सहरुल बयान आपको कैसी लगती है उसको लिखना है, और यहाँ पे दया शंकर नसीर यानी गुलजार नशीम आपको कैसे लिखनी है, आपको वो लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, तो सारा तकरीबन जो कुछ सवाल मैंने आपके सामने अभी पेश किए हैं, ठीक है, शुरू से जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये आपको जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हालांकि ये सारे के सारे मेरी वीडियो से मैच करते हैं, और अगर मेरा वीडियो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हो, ओके, बस यूँ नहीं कि बस वीडियो देखा एक बार और वीडियो देख करके बस जो है ख़त्म कर दिया, नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं, आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको बहुत सारा ये जो ऑब्जेक्टिव, ये जितना भी सवाल दिख रहा है, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा सवाल आपसे नहीं होगा जो आपसे टच नहीं करेगा, आप सब कर ले जाओगे, बशर्ते बस आपको अच्छे से नोट्स बना करके तैयारी करनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है आज हमने आपको पेपर पैटर्न बताया, यानी कि आपको मॉडल पेपर बताया कि किस तरीके से आपका 9th का पेपर कैसे बनता है। ये मॉडल पेपर आपके सामने है, और ये जो आपका पेपर है वो बिल्कुल शासन से ही लिया गया है, वेबसाइट से ही मैंने इसको नोट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप हैं, आप इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए जी, और दिखाते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, लास्ट का जो क्वेश्चंस है इसका भी आप ले लीजिए। ओके, फिर देखिए बिल्कुल लास्ट है, आप चाहें तो इसका भी ले लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए कुछ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ये वाला। ओके, हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें मुझे, और मेरे चैनल को सारे बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये मेरा वीडियो उस बच्चे तक पहुँच जाए, उन सभी बच्चों तक पहुँचे जिन सभी बच्चों को इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप वीडियो देखते हो, आपके लिए बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मेरा शुक्रिया है, थैंक यू। और इस तरीके से आप मेहनत से पढ़ते रहिए, हम भी आपका साथ देते रहेंगे, हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, और तब तक के लिए आप खूब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।